लक्ष्य आर्मी बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला पॉइंट जो पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी सीवेज ट्रीटमेंट वाले पॉइंट तक। सीवेज ट्रीटमेंट वाले पॉइंट तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब सीवेज ट्रीटमेंट वाले पॉइंट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस का उत्पादन अगला टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक है हमारे पास बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस का उत्पादन, या हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो, इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि माइक्रोब जो है उनकी प्रेजेंस में बहुत सारी जगह गैसेस का उत्पादन होता है, गैसेस का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा, जब हमने रॉकी फोर्टी चीज और कैमम्बर्टी चीज को पढ़ा था, स्विच चीज को पढ़ा था, वहां हमने देखा कि स्विच चीज के अंदर जो है वो लार्ज होल्स डेवलप हो जाते, लार्ज होल्स डेवलप हो जाते हैं। और वो लार्ज होल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स जो हैं उनसे फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का प्रोडक्शन होता है। गैसेस का प्रोडक्शन होता है, मतलब सूक्ष्म जीव जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो है उनमें गैसेस का नेचर और इनका कंपोजिशन, कंपोजिशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर जिस पर ये काम कर रहे हैं। सबस्ट्रेट का मतलब है क्रियाधार। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जिस क्रियाधार पर ये काम करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि गैसेस जो है उनकी क्वांटिटी, उनकी नेचर, उनका कंपोजिशन कैसा होगा। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट जो है उसमें हमने देखा कि सूक्ष्म जीव जो है वो गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं। गैसेस का प्रोडक्शन जो है वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो गैसेस का नेचर और उनका कंपोजिशन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट प्लस, सबस्ट्रेट प्लस माइक्रोब्स कौन सा यूज किया जा रहा है। माइक्रोब्स का मतलब हो गया सूक्ष्म जीव कौन से काम में लाए जा रहे हैं, है ना? इस बात पर डिपेंड करता है ना। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों से गैसेस का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं, देखो, बेकरी में जब ब्रेड बनाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। हमने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा है कि जब बेकरी इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन करते हैं किसका? ब्रेड का, तो वहां किसका प्रोडक्शन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। एक हमने देखा सीवेज ट्रीटमेंट जो है, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब हो गया वाहित मल का उपचार। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वाहित मल का उपचार, वहां से भी किसका प्रोडक्शन हो रहा है? बायोगैस का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जो हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है।
एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है यहां पर, दुनिया में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हम बोलते हैं रूमिनेंट। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। और ये रूमिनेंट जानवर जो है, रूमिनेंट कैटल्स होते हैं, जिनके अंदर हम गाय भैंस बकरी वगैरह को इंक्लूड करते हैं, जिनके अंदर रूमेन पाया जाता है। रूमेन जो है वो एलिमेंट्री केनाल का एक पार्ट है जहां पर माइक्रोब्स की प्रेजेंस होती है। तो रूमिनेंट जो कैटल्स हैं, जानवर है, इनकी इंटेस्टाइन के अंदर, इनकी आंत्र के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? मैथेनोजेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? मैथेनोजेंस। और ये मैथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रोडक्शन करते हैं किसका? मैथेन गैस का। ठीक है। अब ये मैथेन गैस का प्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर समझ में आ रहा है? मैथेनोजेंस, मैथेनो मतलब मैथेन गैस का, जंस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादित करना, बनाना। तो मैथेनोजेंस वो बैक्टीरिया है जो कि रूमिनेंट कैटल की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और ये किसका प्रोडक्शन करते हैं? मैथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां हम देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल अवेलेबल है उनमें हमारे पास है मैथेनोकोकस। मैथेनोकोकस। इसकी जगह पर एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मैथेनोमाइक्रोबियम, है ना। दोनों एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है। एक एग्जांपल को याद रख लो जो मैथेनोजेंस का एग्जांपल है, और ये मैथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने देखा कि रूमिनेंट कैटल जो है, रूमिनेंट कैटल का अपन हिंदी में बोलते हैं जुगाली करने वाले कैंडिडेट, जो जुगाली करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो जुगाली कर रहे हैं उनको नाम दिया हमने रूमिनेंट। इनकी आंत्र के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? मैथेनोजेंस की प्रेजेंस होती है। और इसका एग्जांपल है हमारे पास मैथेनोकोकस। क्या नाम है इसका? मैथेनोकोकस। ये बैक्टीरिया जो है वो किसका प्रोडक्शन करेंगे? मैथेन गैस का। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये बैक्टीरिया मैथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये बैक्टीरिया मैथेन गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इन बैक्टीरिया का यूटिलाइज करके हम मैथेन गैस या बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे अगले वाले टॉपिक के बारे में। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोब्स मतलब जो मैथेनोजेंस है उनसे मैथेन गैस का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस predominantly मैथेन। मैथेन। बायोगैस। देखिए हम यहां बात कर रहे हैं कि मैथेनोजेंस जो है वो बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, मैथेन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। हमने यहां बोला है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिश्रण। हिंदी में लिख लेते हैं अपन इसको, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण जिसमें क्या प्रेजेंट हो? मैथेन उपस्थित हो, क्या कहलाती है? बायोगैस कहलाती है। इसको एक और नाम दिया हमने, गोबर गैस। ठीक है। अब इसके अंदर कंपोजिशन जो है वो थोड़ा याद रखना है आपको। यहां पर जो हम कंपोजिशन लिख रहे हैं गैसेस का, इनके अंदर हमारे पास मैथेन जो है, ये लगभग 70% तक अवेलेबल होती है।
हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, ये लगभग 20 to 25% हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 to 2% हो सकती है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये सब हमारे पास ट्रेस एलिमेंट होते हैं। ट्रेस क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में ये अवेलेबल होती है। ये गैसेस जो हैं इनके कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो गैसों का मिश्रण जो है उसमें हमारे पास मैथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें मिलकर क्या बनाती है? बायोगैस बनाती है। इसको मैंने नाम दिया गोबर गैस भी। अब देखो ये गोबर गैस का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? देखो इधर 10 to 15 फीट गहरा सीमेंटेड टैंक। छोटा आगत टैंक, एक छोटा निर्गत टैंक। निर्गत टैंक इसकी रिक्वायरमेंट है। एक ऊपर कलेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है किसकी? फ्लोटिंग टैंक। फ्लोटिंग टैंक को अपन बोलते हैं प्लावी टैंक। प्लावी टैंक इसकी रिक्वायरमेंट है। अब प्रोसेस समझते हैं अपन कि यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। देखो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए हमने सबसे पहले एक 10 to 15 फीट डीप सीमेंटेड टैंक बना लिया। इसके ऊपर अपन ने एक फ्लोटिंग टैंक लगा दिया ये ऊपर। ये फ्लोटिंग टैंक लगा दिया। फ्लोटिंग टैंक के अंदर ऊपर की तरफ हमारे पास एक इस तरह का आउटलेट होता है जो बायोगैस को बाहर निकालने के लिए है ना, ये पाइप है ना। ये इस तरह का। अब हमारे पास दो छोटे टैंक बनाने, एक इनलेट और एक आउटलेट। तो ये इनलेट टैंक है हमारे पास, जिसके अंदर हमें क्या डालना है? काऊ डंग प्लस वाटर। इसको मिलाकर हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे इसको, और यहाँ पर पूरी प्रोसेस होती है जिससे किसका प्रोडक्शन होगा? मैथेन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अदर गैसेस। इन सबका मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है? बायोगैस। ये देखिए, देखो अब हम बात कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हमने एक टैंक का फॉर्मेशन किया है, बायोगैस प्लांट। सबसे पहले हमने किसका यूज किया? एक येलो कलर में हमने एक टैंक बनाया जो कि सीमेंटेड टैंक है, 10 to 15 फीट डीप। 10 to 15 फीट डीप एक सीमेंटेड टैंक बना दिया हमने इस तरह का। इसमें हम क्या कर रहे हैं? काऊ डंग प्लस वाटर को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पर हम चाहें तो काऊ डंग के साथ साथ रिमेनिंग फॉडर जो है, मतलब गायों भैंसों का बनने वाला बचने वाला चारा जो है, उस चारे को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस रिमेनिंग फॉडर के अंदर सेल्यूलोज की अवेलेबिलिटी होती है, उस सेल्यूलोज को भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। लाकर हमने इसको यहाँ स्टोर किया,
ऊपर की तरफ हमने एक व्हाइट कलर में एक टैंक बनाया है जो कि ऊपर से कवर्ड है, मतलब इसको बोलते हैं अपन फ्लोटिंग टैंक। और ये फ्लोटिंग टैंक जो ऊपर से कवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी अनएरोबिक। और इस अनएरोबिक कंडीशन में इस काऊ डंग के अंदर पाए जाने वाले मेथनोजेंस यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस करके क्या करेंगे, बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, जिसका कंपोजिशन इस तरह का है वो हमें यहाँ मिल जाएगी। इसको यहाँ से ऑन करके हम ले जा सकते हैं किचन के अंदर, जहां आपको खाना बनाना है, इससे लाइट का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बायोगैस का प्रोडक्शन। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास बायो कंट्रोल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम जैव नियंत्रण। देखिए, जैव नियंत्रण का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम जब एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को डैमेज करने वाले जितने भी फैक्टर हैं, उन फैक्टर में हम किसको रखते हैं, कीट और पीड़क। इनको बोलते हैं अपन इंसेक्ट और इसको बोलते हैं अपन पेस्ट। देखो, दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमें एग्रीकल्चर के अंदर हार्मफुल इंपैक्ट डेवलप करके जाते हैं, मतलब प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। अब इनको हटाने का जो कन्वेंशनल मेथड है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। इसलिए हम इनकी जगह पर किसका यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, बायो कंट्रोल। जैव नियंत्रण। अब हम जैव नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। देखो, पहला पॉइंट है हमारे पास जैव नियंत्रण के लिए, रेड ब्लैक मार्किंग बीटल। रेड ब्लैक बीटल, जिसका नाम है हमारे पास लेडी बर्ड। एक है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई। ये दो एग्जाम्पल है जो एनवायरमेंट के अंदर से किसको हटाते हैं, एफिड्स और मॉस्किटो। इनको अपन ने नाम दिया मच्छर और इनको नाम दिया अपन ने एफिड्स। इन दोनों को हटाने का काम करते हैं कौन कौन, रेड ब्लैक बीटल और लेडी बर्ड जो नाम है इसका, और ड्रैगन फ्लाई। दोनों मिलकर किसको रिमूव करते हैं, एफिड्स और मॉस्किटो को। इसमें आपको कोई हार्मफुल इंपैक्ट यहां पर दिखाई नहीं देता। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन बीटी। ये एक तरह का सॉइल बैक्टीरियम है, मृदा जीवाणु है, सॉइल बैक्टीरियम। ये सॉइल बैक्टीरियम जो है, सॉइल बैक्टीरियम जो है, इस सॉइल बैक्टीरियम से एक प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ये क्राई प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। जब ये क्राई प्रोटीन कीटों की लार्वा में चला जाता है, कीटों के
लार्वा की इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन का मतलब आंत्र होता है, तो ये इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाकर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और इस इंटेस्टाइन को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, डैमेज करता है। जब ये इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगी तो लार्वा की क्या हो जाएगी, लार्वा की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो देखो यहां पर हमारे पास एग्जांपल है कि बैसिलस thuringiensis बीटी जो है वो मृदा जीवाणु या सॉइल बैक्टीरियम है। इसकी प्रेजेंस में हमने देखा कि ये जीवाणु किसका प्रोडक्शन कर रहा है, क्राई प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है। ये कीटों के लार्वा के इंटेस्टाइन में जाकर एक्टिव हो जाता है। कौन से मीडियम पर, याद रखना बेसिक मीडियम पर, बेसिक पीएच पर जाकर ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद ये इंटेस्टाइन को डैमेज करके लार्वा की डेथ कर देता है। देखो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये इसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो ये दोनों एग्जांपल जो अपन ने देखे उनमें हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरिया अगर मृदा जीवाणु है, सॉइल बैक्टीरियम है, कीटों के लार्वा को डैमेज कर रहा है, तो फिर हमारे लिए फायदेमंद कैसे है, तो फायदेमंद ये कैसे है, तो ये जो बीटी है, इस बीटी के स्पोर्स, बीटी स्पोर्स का मतलब होता है बीजाणु, बीजाणु जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं और ये मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और किसान इनको खरीद के लाते हैं। पानी के अंदर क्या करते हैं, पानी के अंदर इनको घोल लेते हैं, पानी में इसको घोल कर कहाँ पे स्प्रे कर देते हैं, ब्रेसिकेसी प्लांट के ऊपर, ब्रेसिकेसी या फलों युक्त जो पादप है, फलों युक्त पादप जो है उन पर ये इसको स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पोर्स जो है वो जब बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे तो ये बैक्टीरिया यहाँ से रिलीज करेगा कि इसको, क्राई प्रोटीन को, और उसकी वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक मॉडर्न पैटर्न जो है वो हमें बायोटेक के अंदर पढ़ने को मिलेगा। जब हम बायोटेक की बात करेंगे उस समय ये माइक्रोब्स जिनका नाम दिया अपन ने बीटी, इनके जीन को हमने बायोटेक के अंदर ट्रांसफर किया कुछ क्रॉप्स के अंदर, जिनको हम बीटी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, वो अपन बायोटेक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ रहे होंगे। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस कहाँ पे होते हैं, तो बैक्यूलो वायरस पाए जाते हैं कौन से जीनस के अंदर, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस, जीनस के अंदर। और ये जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम केमिकल इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है लेकिन नेरो स्पेक्ट्रम वाला है। मतलब यहां पर आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप जो है कीटों को नष्ट करने का काम करता है। मतलब आर्थ्रोपोडा समूह के अंदर जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें से कुछ इंसेक्ट जो कि हमारे लिए क्या होंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे, हानिकारक जो होंगे, उन्हीं कीटों को नष्ट करता है। अब खास बात यह है कि ये आर्थ्रोपोडा के अलावा पक्षी मतलब बर्ड्स, स्तनधारी मतलब मैमल्स, मछली मतलब फिशेस को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसका कोई नुकसान इनके लिए
नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है थर्ड बैक्यूलोवायरस। एक लास्ट पॉइंट पढ़ाएंगे अपन, फंगी का एक एग्जाम्पल, इसको बोला अपन ने क्या, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, और ये जो है ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा जो है वो फंगल फिलामेंट है। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक तरह का फंगल फिलामेंट है। और ये कैसा है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल फंजाई। सॉइल फंजाई का मतलब क्या है, मिट्टी के अंदर ये कवक पाया जाता है। और ये क्या करेगा, रूट, देखिए इधर, रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम जो है, इससे होने वाले पैथोजन जो है, रोगजनक, इन रोगजनकों को क्या करता है, रोकने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। रोगजनकों को नष्ट करता है। ठीक है, तो चार एग्जांपल हमारे पास हो गए बायोलॉजिकल कंट्रोल का। सबसे पहला एग्जांपल अपन ने देखा क्या, रेड ब्लैक बीटल, जो कि छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनकी बॉडी पर लाल और ब्लैक कलर की धारियां पाई जाती हैं, उनको बुलाया जाता है लेडी बर्ड। और ये लेडी बर्ड जो है वो एफिड्स को खत्म करते हैं, जबकि ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटो को डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास बैसिलस thuringiensis, जो कि एक सॉइल बैक्टीरियम है। और ये सॉइल बैक्टीरियम मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोटेक के ऊपर, इसमें से एक क्वेश्चन बनता भी है। तो ये सॉइल बैक्टीरियम है, इससे एक प्रोडक्शन होगा क्राई प्रोटीन, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड ऐसी प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। ये क्राई प्रोटीन जो निकलेगी वो कीटों के लार्वा के अंदर चली जाती है इंटेस्टाइन में, और उसको डैमेज कर देती है, क्योंकि ये एक्टिव हो जाती है किस मीडियम में, बेसिक पीएच पर एक्टिव हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में लार्वा की डेथ हो जाती है। एट प्रेजेंट टाइम बीटी जो है उसके स्पोर्स या बीजाणु मार्केट में अवेलेबल होते हैं, किसान इनको लेकर आते हैं, पानी में घोलते हैं, और ब्रेसिकेसी फैमिली और फलों युक्त जो प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट जो है, उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का कोई इन्फेक्शन जनरेट नहीं हो पाता। अगला एग्जांपल है हमारे पास बैक्यूलोवायरस, जिसमें अपन ने पढ़ा कि ये वायरस जो है वो स्पेसिफिक न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस के अंदर आते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस के अंदर आता है। और ये नेरो स्पेक्ट्रम है, नेरो स्पेक्ट्रम का मतलब आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट को तो डैमेज करेंगे, बट ये बॉडी के और दूसरे इकोसिस्टम के बाकी दूसरे जो कैंडिडेट है, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद अपन ने देखा ट्राइकोडर्मा, ये फंगल फिलामेंट है जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है, और ये रूट इकोसिस्टम में होने वाली डिजीज या पैथोजन को रोकने का काम करता है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है हमारे पास, बायो फर्टिलाइजर्स। देखो, बायो फर्टिलाइजर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रेजेंट सॉइल है, उस सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड थे वो, और ये केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो,
दोनों के दोनों एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, बाकी पूरे इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम इनको रिप्लेस करके ऐसे माइक्रोब्स को यूज करना चाह रहे हैं जिनसे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो और हमारे लिए कोई नुकसान भी ना हो। तो हम यहां किसको यूज कर रहे हैं? सूक्ष्म जीवों को उर्वरकता, या हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी, इसके इंप्रूवमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों को हम उर्वरकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कंडीशन हमारे पास कहलाती है जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखो हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, ये किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया का। राइजोबियम किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। राइजोबियम। अब राइजोबियम पाया कहाँ जाता है? राइजोबियम जो है लेग्यूमिनोसी फैमिली प्लांट के अंदर किस तरह की फॉर्म में होता है? सिम्बायोटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? सिम्बायोटिक फॉर्म में होता है। और ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रहने वाले जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो यहां पर क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है इसका, उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कौन? देखो एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है, ये सिम्बायोटिक फॉर्म का मतलब क्या है? जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। इसका मतलब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इन लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट, इसको अपन दाल वर्ग भी बोलते हैं, इसको अपन पल्सेस फैमिली बोलते हैं। तो इस पल्सेस फैमिली के प्लांट जो है उनकी जो जड़ें हैं उनकी रूट के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और एनवायरनमेंट से क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा या बढ़ाएगा, मतलब इसको इंप्रूव करेगा, है ना। अब देखो अगले पॉइंट में आ जाते हैं अपन। एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हमारे पास एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलियम। एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलियम दोनों के दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया मुक्त रूप से मृदा के अंदर पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर फ्री लिविंग कंडीशन में पाए जाएंगे। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल भी लिख लो। इन सॉइल का मतलब ये मृदा में क्या होता है? मृदा में मुक्त जीवी, मृदा में मुक्त जीवी होंगे। और मृदा में मुक्त जीवी होने के साथ साथ ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास माइकोराइजा। माइकोराइजा ये ग्लोमस जीनस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट रूट, प्लांट रूट प्लस
फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट दोनों के मिलने से बनता है। पादपों की जड़ें और फंगल फिलामेंट के दोनों से मिलने से जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनेगा वो क्या बनेगा? माइकोराइजा। काम क्या है? प्लांट रूट जो है वो फूड प्रोवाइड करती है किसको? फूड प्रोवाइड करती है किसको? फंगल फिलामेंट को। और फंगल फिलामेंट क्या करेगा? फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कराएगा किसको? रूट को। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कराएगा। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के साथ साथ ये यहां पर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा मिनरल्स के। और इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां समझना है। देखो, ये प्लांट रूट है और प्लांट रूट के अंदर अपन ने पढ़ा कि यहां पर एक तो काम हो गया क्या? फूड की अवेलेबिलिटी कराना। देखिए अपन इसको लिख लेते हैं। प्लांट रूट, ठीक है। और प्लांट रूट में हमारे पास अवेलेबिलिटी है किसकी? प्लांट रूट क्या अवेलेबल कराएंगी? फूड की अवेलेबिलिटी कराएंगी। और फंगल फिलामेंट जो है वो क्या करता है? फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। मतलब फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, किसको अवेलेबल कराएगा? प्लांट को। ठीक है। तो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है यहाँ पर? इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ये मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा ये यहाँ पर फंगल फिलामेंट जो है वो पैथोजन से प्रिवेंट करता है। पैथोजन का मतलब क्या? रोगजनक। ये रोगजनकों के संक्रमण को भी रोकने का काम करता है। ये दो तीन एग्जाम्पल हमारे पास बायो फर्टिलाइजर में हो गए। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और हमारे पास बचा है, वो है फोर्थ नंबर। नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक, एनाबीना। और एक है हमारे पास ऑसिलेटोरिया। नाम मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो नाम याद रखने पड़ेंगे आपको इसके। थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको। ये लिखा है अपन ने नॉस्टॉक, यहां लिखा है अपन ने एनाबीना, और यहां लिखा है अपन ने ऑसिलेटोरिया। ये सब मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये यहां पर सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। फर्टिलिटी को क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि जो हमारे पास एक कैंडिडेट लिखा है अपन ने, एनाबीना। देखो, एनाबीना जो है इस एनाबीना को एक फर्न प्लांट है, टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर आता है। एक फर्न है जिसका नाम है एजोला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान देना। एनाबीना एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये? ये तीनों जो एग्जांपल लिखे हैं अपन ने, ये क्या है? देखो यहां लिखते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया। क्या है ये? ये क्या है हमारे पास? साइनोबैक्टीरिया। साइनो जीवाणु भी कहते हैं इसको अपन। एजोला जो है वो किसका एग्जाम्पल है? फर्न। इन दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम यूज करते हैं चावल के खेतों के अंदर। एनाबीना जो है वो क्या है हमारे पास? साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। एजोला जो है वो एक तरह का फर्न है। दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम यूज करते हैं पैडी फील्ड के अंदर, चावल के खेतों के अंदर। और इस पैडी फील्ड के अंदर
जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन जो है 50% तक इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो 50% तक क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये आपका टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, एक बार मैं आपको फास्टली रिवाइज कराता हूँ पहले वाले पॉइंट से। देखो, अपन ने कहा बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया किसको, सूक्ष्म जीवों को। जो माइक्रोब्स होते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू किसका प्रोडक्शन करते हैं, गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं। गैसेस का प्रोडक्शन जो है, उनका नेचर जो है, उनका कंपोजिशन जो है, उनका क्वांटिटी जो है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट किस तरह का है, क्रियाधार किस तरह का है, माइक्रोब्स किस तरह के यूज किए जा रहे हैं। बेकरी इंडस्ट्री में भी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसमें बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा था। एक अपन ने देखा रूमिनेंट कैटल जो होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, उनकी आंत के अंदर मैथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जहां पर हमने मैथेनोजेंस का एग्जांपल लिखा मैथेनोकोकस, यहाँ पर हम मैथेनोमाइक्रोबियम भी ले सकते हैं। ये मिलकर मैथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा अपन ने कि बायोगैस होती क्या है, तो अपन ने पढ़ा कि मिक्सचर ऑफ मैथेन गैस या अन्य गैसों का मिश्रण जो है, जिसमें मैथेन प्रमुखतया पाई जाती है, उसको बायोगैस कहते हैं। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए हमने देखा 10 to 15 फीट डीप सीमेंटेड टैंक बनाया जाता है। एक छोटा सा आगत टैंक होता है, एक निर्गत टैंक होता है, एक प्लावी टैंक या फ्लोटिंग टैंक ऊपर की तरफ लगाया जाता है ना। इसमें मैथेन गैस का अमाउंट जो है लगभग 70% होता है। ये 50 to 75 वेरिएबल है। हाइड्रोजन सल्फाइड 20 to 25% और लगभग कार्बन डाइऑक्साइड 1 to 2% और हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्रेस एलिमेंट में 1% के अप्रोक्स होता है। ये प्रोडक्शन हो गया आपके पास बायोगैस का। उसके बाद पढ़ा अपन ने, ये टैंक बना लिया अपन ने, इसको बोलते हैं अपन फर्मेंटर, सॉरी डाइजेस्टर। ये डाइजेस्टर है, ये फ्लोटिंग टैंक है, ये आउटलेट और ये इनलेट टैंक। ठीक है, और ये आउटलेट पाइप दिया हुआ है जहां से मेथेन गैस बायोगैस बाहर निकल जाती है ना। इसके बाद अपन ने देखा ये फोर्थ पॉइंट है, इसमें बड़ा अपन ने बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो जैव नियंत्रण कहा जाता है इसको। इसमें कीट और पीड़क मिलकर जो खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने हार्मफुल केमिकल कंपोनेंट का यूज ना करके हमने किसका इस्तेमाल किया है, माइक्रोब्स का यूज किया है। उसी को अपन ने बायोलॉजिकल कंट्रोल नाम दिया। इसमें रेड ब्लैक बीटल जो है लेडी बर्ड कहलाती है, वो एफिड्स को, और ड्रैगन फ्लाई जो है मॉस्किटो को कंट्रोल करता है। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो सॉइल बैक्टीरियम है, और ये भी इंसेक्ट को डैमेज करने का काम करता है, मतलब इंसेक्ट को रोकने का काम करता है। इसके बाद अपन ने देखा अगला एग्जांपल है हमारे पास बैकिलोवायरस, जो कि स्पेशल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस के अंदर आता है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होते हैं, मतलब ये सभी इंसेक्ट और सभी एनिमल को हार्मफुल इफेक्ट नहीं जनरेट करते, सिर्फ आर्थ्रोपोडा ग्रुप पे आने वाले हार्मफुल इंसेक्ट जो है उन्हीं को डैमेज करने का काम करते हैं। एक होता है हमारा फंगी जो ट्राइकोडर्मा है, ये सॉइल बैक्टीरियम सॉरी सॉइल फंगी है, और ये रूट इकोसिस्टम में पैथोजेंस को डैमेज करने का काम करता है। अगले पॉइंट में पढ़ा अपन ने बायो फर्टिलाइजर। इसमें हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर सोइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम जिन केमिकल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस करके हमने किसका इस्तेमाल किया है, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट जो है उनकी रूट के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्शन का काम करता है। अगला एग्जांपल देखा अपन ने एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरियम, ये फ्री लिविंग मुक्त जीवी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्शन का काम करते हैं। माइकोराइजा प्लांट के अंदर पाई जाने वाली रूट्स और उनके अंदर फंगी का एसोसिएशन जो है वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। प्लांट रूट इसको फूड प्रोवाइड करती है फंगल फिलामेंट को, और फंगल फिलामेंट फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन और पैथोजन से प्रिवेंशन डेवलप करता है। इसके बाद नो स्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया, ये तीनों साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है जो नाइट्रोजन फिक्शन द्वारा सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। इनमें सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास है एनाबिना, जो कि एजोला फर्न के साथ मिलकर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, और ये पैडी फील्ड के अंदर 50% तक प्रोडक्शन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शेष अपन कल पढ़ेंगे।